भक्त कवियों की प्रस्तावनाओं के बारे में आप जानते हैं कि वो एक वैकल्पिक समाज की प्रस्तावना और स्वप्न देखते हुए कहीं बेगम पूर्वा की कल्पना करते हैं, कभी कहीं अमर देशवा की कल्पना करते हैं, कहीं सूरदास के यहाँ वृंदावन की चर्चा होने लगती है, और कहीं तुलसी का अपने ढंग का वो चारित्रिक संरचना है, कहीं राम राज्य की कल्पना होने लगती है। तो इस प्रकार के वैकल्पिक समाज के स्वप्न देखने वाले हमारे कवियों ने अगर इस तरह की कल्पनाएं की हैं, तो मैं केवल ये जानना चाहूंगा कि इस पुस्तक में इस विषय पर आपने कोई अलग चैप्टर या अलग अध्ययन रखा है नहीं, और कि ये जनता अगर हजारों वर्षों में, शताब्दियों में उत्पीड़ित रही है और जिंदगी जिसकी एक यातना गृह के करुण त्रासदी में तब्दील हो गई है, ऐसी एक बहुसंख्यक आबादी ने अपनी मुक्ति के लिए और अपने संघर्षों के लिए, अपनी प्रतिरोधात्मक चेतना की अभिव्यक्ति के लिए मिथकों के क्षेत्र में, किंवदंतियों के क्षेत्र में और इस प्रकार की के देवी देवताओं की कल्पना के क्षेत्र में उन्होंने किसी तरह का कोई सृजन किया है कि नहीं, उसको प्रस्तुत किया है कि नहीं। अगर किया है और इसका अध्ययन उन्होंने किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जो भी अध्ययन करते हैं उस अध्ययन के बारे में यह जरूर सोचा जाना चाहिए कि उसका हमारे अपने वर्तमान समाज के से कितना गहरा संबंध है। मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो समय है, इस समय में धर्म संस्कृत की नई नई किस्म की व्याख्याओं ने और उससे जुड़ी हुई अवधारणाओं ने हमारे एक व्यापक लोक मन को इस कदर आच्छादित कर रखा है, उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है कि वो चीज जो मिथकों में है और लोक विश्वासों में है और जो कल्पनाओं से प्रसूत है, उसने इतिहास से भी ज्यादा बड़ा सत्य का रूप ग्रहण कर लिया है और वो हमारी जिंदगी को बहुत दूर तक नियंत्रित कर रहा है। ऐसी स्थिति में समाज वैज्ञानिकों का एक बहुत जरूरी कार्यभार बन जाता है कि समाज वैज्ञानिक अपने उस जरूरी कार्यभार को महसूस करते हुए और ये काम करें और यह देखने की कोशिश करें कि ये जो कुछ भी हमारी अपनी कल्पनाएं हैं, वो कल्पनाएं मातृदेवियों की कल्पनाएं, उनका अस्तित्व जिनका हम मनोसामाजिक अध्ययन कर रहे हैं या समाज शास्त्रीय अध्ययन कर रहे हैं, वो हमारे अपने वर्तमान को मुक्त करने के लिए, हमारी अपनी स्वाधीन चेतना और हमारे अपने समय के एक सामाजिक लोकतंत्र को विकसित करने के लिए और स्थापित करने के लिए इन कल्पनाओं की क्या ऐतिहासिक और सामयिक भूमिका बन सकती है। धन्यवाद। जैसा कि ये कह रही थी कि बहुत सारी जो देवियां हैं भारत में, हम लोग चर्चा करते हैं तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इनका एक ऐकिक रूप है, यूनिफाइड रूप है, एक ही तरह के सभी लोग हैं। लेकिन यह बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक भी है और माने कहें कि स्वाभाविक भी है। कितना विरोधाभासी बात है कि आश्चर्यजनक भी है और स्वाभाविक भी है। कि आश्चर्य माने स्वाभाविक इस संदर्भ में कि जिस समाज में हम रहते हैं वह समाज खुद ही तरह तरह के स्तरों में बटा हुआ है। मान लीजिए कि स्त्री पुरुष जो भेदभाव है उसके आधार पर जो हमारा विभाजन है वो तो है ही, लेकिन तरह तरह के जातियों और संप्रदायों में भी हम विभाजित हैं और ये विभाजन भी एक तरह से हमारे मैथोलॉजिकल जो हमारी जो चेतना है उसमें भी अभिव्यक्त होती है। उसी को सुनीता कह रही थी कि कैसे वो अभिव्यक्त होती है और वो क्यों हो रही थी। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे समाज में हर जाति का जो सोशल कैपिटल है, सामाजिक जो उसकी पूंजी है, वो बराबर की नहीं है। हर जाति समुदाय की अलग अलग सोशल कैपिटल है। पावर संरचना में इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ के पास ताकत ज़्यादा है और कुछ के पास थोड़ा कम है। इस चीज़ की अभिव्यक्ति हमारे यहाँ मिथकीय संरचना में भी देखने को मिलती है और इसीलिए मातृदेवियों पर थी तो उसमें आप स्तरीकरण के बारे में ये चर्चा कर रही थी कि किस तरह का स्तरीकरण वहाँ पर भी है। खास तौर पर जब मातृदेवियों के स्वभाव के बारे में जब चर्चा कर रही थी तो इन्होंने कहा कि कैसे जो हैं वो बहुत ही मतलब एक तरफ थी। तो उसको शायद और इसको इस नज़रिए से देखा जा सकता है कि जैसे बहुत चर्चा हुई एक बहुत ही उस्मानिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कांचा इलैया शेफर्ड, आजकल वो शेफर्ड
पहले से ही समाज शास्त्र में, इतिहास में एक बहुत गंभीर चर्चा रही है कि भारत में जो संस्कृति है, जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, दरअसल भारतीय संस्कृति जैसी कोई यूनिफाइड एक संस्कृति नहीं है भारत। सिर्फ जातियों के आधार पर नहीं, बल्कि अगर आप क्षेत्र के भी आधार पर देखेंगे तब भी ये नहीं कह पाएंगे कि भारत कोई ऐसा देश है जिसकी एक यूनिफाइड संस्कृति है, एक ऐकिक संस्कृति है। जैसे उड़ीसा की अलग संस्कृति होगी, खान पान अलग होगा, पंजाब के लोग अलग होंगे, उनका खान पान, रहन सहन, कपड़ा लत्ता अलग है। तो भारत जो है एक विविधतापूर्ण संस्कृतियों का देश है, विविधतापूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक अस्मिताओं का देश है। जैसे कांचा इलैया ने कहा कि जो दलित और बहुजन, उन्होंने कैटेगराइज किया भारतीय समाज को, कहा कि एक समाज है जो बहुजन समाज है, माने जो यहाँ का दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उसको सबको मिला करके उन्होंने कहा कि ये बहुजन है। और उसके बाद रेस्ट ऑफ द पीपल जो भारत के हैं वे हैं कि सवर्ण हैं, ऐसा वो बोलते हैं। वो कहते हैं कि दोनों को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्वांचल पे जब आप काम करेंगे तो मैक्सिमम मातृ देवियां जो है वो पारिस्थितिकी, मतलब वहां का जो भौगोलिक स्थिति है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है देवी के निर्माण में। लोगों के अंदर अगर आप एंशिएंट टाइम में जाएंगे तो धर्म के निर्माण या देवी देवताओं के निर्माण का एक बड़ा कारण था अपने डर से जीत पाने के लिए, जो उस समय की भौगोलिक स्थिति थी, आज भी है। लेकिन आज हमारे पास वो तकनीकी संसाधन है, वैज्ञानिक सोच है और वैज्ञानिक आधार है हमारे पास, तो हम चीजों को समझ पा रहे हैं, लेकिन उस समय नहीं था। तो उस डर से भी बचने के लिए लोगों ने धर्म का निर्माण किया और उस लेगेसी को आगे बढ़ाया। लेकिन आज के समय में बहुत बार कहा जाता है कि अगर हमारे देश में वो सारे संसाधन हो जाएं, वो औद्योगिक संसाधन हो जाएं, लोग शिक्षित हो जाएं, तो हो सकता है तमाम चीजें जो अंधविश्वास है, रूढ़ियां हैं, वो खत्म हो जाएं। लेकिन मैंने अपने शोध में पाया कि ये इतना आसान नहीं है। खास करके भारत में 3 चीजें हमको समझने की जरूरत होती है हमेशा धर्म के मामले में: हिंदूकरण, हिंदूवाद और हिंदुत्व। ये 3 बेसिक फर्क हैं। और हम जो अभी आज के समय में हम मिक्सअप मानते हैं, मतलब हमारे लिए हिंदू धर्म का मतलब हिंदुत्व होता है, मतलब हिंदुत्व हमेशा मतलब मुस्लिमों के खिलाफ या हमारे धर्म पे खतरा है, ये तमाम चीजें हैं। हिंदूवाद आपको ये आजादी देता है कि मनुष्य और देवता में फर्क नहीं है, मतलब मनुष्य देवता बन सकता और देवता मनुष्य बन सकता। और हिंदूकरण का स्पष्ट ये है कि जो सवर्ण समाज है या उच्च वर्ग है, भारत जाति आधारित समाज है, इसलिए उस आधार से लोगों की अपनी अपनी संस्कृति है। तो हमेशा जो दलित और आदिवासी या मैक्सिमम अति पिछड़ा जो जातियां हैं, वो हमेशा उनका अपना रहन सहन, खान पान अलग रहा है, जैसे कांचा इलैया कहते हैं और एम श्रीनिवासन कहते हैं। उनके हिसाब से कि जब हम उनके खान पान, उनके रहन सहन को अनुकूलित करते हैं, मतलब उनके हिसाब से चलते हैं, यानी मैक्सिमम हम शाकाहारी होना, हमारी वो संस्कृति नहीं है। मैक्सिमम भारत में कम से कम तो वो संस्कृति नहीं है, मांसाहार ही मैक्सिमम। पूर्वांचल देवियों में एक सबसे मजेदार बात जो मुझे लगी कि जो ग्राम देवियां हैं, उत्तर भारत में ग्राम देवता होते हैं और दक्षिण भारत में वो ग्राम देवी के रूप में होती है। और उससे भी मजेदार बात ये होती है कि वहां पे ये धारणा है कि वो देवियां जो हैं गुंडे बदमाश लेकर चलती हैं, मतलब वो देवियों के जो अनुचर होते हैं वो गुंडे बदमाश होते हैं। और भारत में और इधर के इलाके में सिवान की देवी होती है, सायर भवानी होती है, जिसमें तमाम निम्न जात की देवियां होती हैं। उनके साथ भी यही कहा जाता है कि ये भी जो है दुष्ट आत्माओं वाले गुंडे बदमाशों को लेकर चलती है। तो 2 तरह की देवियों का भी है। एक तो जैसे तमाम लेखकों की हम बात करें, इतिहासकारों की बात करें जिन्होंने भारत की संस्कृति पे काम किया, मेरा काम एथनोग्राफिकल है, हिस्टोरिकल है, और वो तमाम चीजों को मैंने लिया है कि हर समुदाय की अपनी जातीय संस्कृति है, उनका अपना खान पान है, रहन सहन है, पारिस्थितिकी है, और राजनीति भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है देवियों के निर्माण में। तो वो देखेंगे तो पता लगेगा कि निम्न जाति की देवियां जो हैं वो दुष्ट स्वभाव की हैं, वो सुंदर नहीं है और वो अविवाहित हैं, तो यौनिक रूप से वो अपवित्र है। 2 तरह का किया गया कि जब आप अपर कास्ट उसमें देखेंगे तो देवी सौम्य होंगी, सुंदर होंगी और वो घरेलू होंगी और
और मतलब वो सांसारिक जीवन जीने वाली होंगी। तो मेड जब करने गई तो लोग बार बार मेरी जाति पूछते थे। ये मेरे लिए सबसे कठिन चुनौती थी, चाहे वो नेपाल का तराई इलाका है जिसको मधेसी इलाके कहते हैं और इधर के, तो वहां सबसे बड़ी चुनौती एक तो महिला होना, दूसरा दलित होना। ये मेरे लिए सबसे कठिन चुनौती रही रिसर्च में। तो मैं कमरे भी लेती थी और महिला होने के चलते तो जो सबसे कठिन ये रहा कि आप उस तरह से शौचालय नहीं मिलते हैं और फैमिली का कोई ना कोई मेंबर साथ होना होता था। तो कई बार नरेश मेरे साथ रहे तो भतीजी, अम्मा, बाबूजी, जो भी फैमिली मेंबर था लेके मैंने काम किया। तो वो मुझे जो सबसे वो लगा कि रिसर्च करना मतलब बहुत मजेदार है, लोगों से मिलना, बातचीत करना, लोग तमाम लोग अच्छे से बात करेंगे, तमाम लोग नहीं बात करेंगे, लोग दूसरे तरीके से आपको देखेंगे। और महिलाओं से इंटरव्यू लेना ये कठिन था कि वहाँ पुरुष साथी नहीं छोड़ते थे, मैक्सिमम हम पुरुष ही जो है महिलाओं का इंटरव्यू देते थे। तो ये सब बहुत ये कठिन चुनौती है कि आप जाएं और आप, और ऐसे नहीं होता है कि कोई लड़की गांव में घुसी इंटरव्यू के लिए और वो आग की तरफ फैल गई बात, मतलब आपको पता नहीं है और गांव में एकदम कोने कोने तक बात फैल गई। तो वो सब जो सनसनी वाला भी होता है ना, तो वो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी। ये किताब जो है एक जो ज़रूरत है और उसको पूरा करती है कि खासकर जो ये पूरा इलाका है, जो तराई का इलाका है, इसमें हम गोरखपुर भी जोड़ते हैं। गोरखपुर और आसपास के सारे जनपद जो हैं, ये एक बहुत ही पुरानी सभ्यता से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तीर्थंकर हैं पुष्पदंत, उनका भी जन्मभूमि देवरिया में है, कुकुंदू के पास। और जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर, उनकी भी निर्माण भूमि फाजिल नगर जो इस समय है पावा में है। धान की जो सबसे पहले खेती हुई वो संत कबीर नगर में लौरा देवा में उसका प्रमाण मिला है। इसके अलावा बहुत सारे पुरातात्विक खोजों से भी, अवशेषों से भी पता चलता है कि ये जो क्षेत्र है पूरा एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता और मानव इतिहास के विकास क्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन उतना ही दुर्भाग्य है कि उस तरह के अध्ययन उतने हम लोग नहीं पाते हैं, खासकर इस इलाकों को लेकर। जो इसकी विशेषताएं हैं, जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो अध्ययन होना चाहिए, वो उस तरह से कम देखने को मिलता है। इसके अलावा जो नेपाल है, जो हमारा सबसे पड़ोसी देश है, उसको जोड़कर भी कोई अध्ययन बहुत कम देखने को मिलता है। जबकि एक समय ज़्यादा इतिहास पुराना नहीं, 1816 के पहले जो सुगौली संधि हुई, उसके पहले ये सब भारत का ही, नेपाल का ही हिस्सा था। सिक्किम भी नेपाल का हिस्सा था, जो पुराना नेपाल का निक्सा है। और वो जो जी ने निष्कर्ष निकाले हैं कि जो भी मातृ देवियाँ हैं, जो उन्होंने माई का जिक्र किया है, फिर उसके बाद निचलोल के पास जो बेदौली है कुड़िया माई का, फिर उसके बाद और भी नेपाल के अंदर कारण माई हैं। ये तमाम जो मातृ देवियों का अध्ययन किया है, वो पहले हमारा ही इलाका है, मैं वहीं घूमता रहा हूँ, सारे जगह पे गया, लेकिन सारे माइयों के देखा भी है। लेकिन करूँगी सुनीता और राम नरेश का कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ गोरखपुर आने का। और दूसरी बात का सपना हो, प्रेमचंद साहित्य संस्थान में खड़े होकर बात करना, ये एक बहुत ज़्यादा मेरे लिए प्राउड की बात है। और मुझे खुशी है कि ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो हम लोग अक्सर जाते ही हैं, लेकिन इस तरह की संस्थाओं में जाना बहुत ज़रूरी है। और प्रेमचंद की कहानियों को देखना, उनके साहित्य को देखना, किताबें देखना, ये सच में एक अविस्मरणीय मेरे लिए है। ये की जो पहली किताब आई थी वो थी 5 मर्दों वाली औरत, और वो उसका कविता संग्रह था। तो कभी मेरी सुनीता से बात हुई तो क्योंकि मुझे भी थोड़ा इस मातृ देवियाँ, और क्योंकि भारत में मातृसत्ता थी एक समय, तो संभव है कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ये जुड़ी रही हों। लेकिन सुनीता का जो नज़रिया वो थोड़ा सा अलग है। उन्होंने इसको एक नारीवादी दृष्टि से देखा, और मैं इसको एक मनोवैज्ञानिक तरीके से देख सकती हूँ, वो सुनीता ने भी देखा है। मैं इसको थोड़ी सी घटनाओं से जोड़ करके बताऊंगी कि जब मैं शायद बहुत छोटी थी, इसमें उस बात का जिक्र है कि लोग देवी क्यों बनते हैं या किस तरीके से भूत प्रेत आते हैं। देखिए, हमारे पड़ोस में एक घर था और वहाँ पे एक सिख परिवार रहता था।
तो सिख परिवार में एक बहू थी और उसको वो शायद, जो मेरा जहाँ तक ख्याल है, उनका घर और हमारा घर की जो दीवार थी मिली थी, शायद उसको तंग रखते थे और कुछ खाने वगैरह को नहीं देते थे। तो उनके जो ससुर नहीं थे, सास थे और लड़का था, तो उसके सिर कभी कभी ससुर आ जाते थे और वो कहते थे मुझे साग खिलाओ, साग की सब्जी चाहिए मुझे, और मुझे मक्की की रोटी चाहिए। तो मुझे उस समय हम पूरा तमाशा हो जाता था मोहल्ले में, और वो बहुत बुरी तरीके से खेलती थी, खेलना बोलते हैं इसको, कि बाल खोल लेना, सीढ़ियों पे चढ़ जाना, आदमी की आवाज में बोलना, गालियां देना, तो इस तरीके से करती थी। लेकिन आज मैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक किताब, एक पत्रिका के लिए लिखा था, तो आज मैं समझ पाती हूँ कि शायद वो अपने मन की जो इच्छाएं हैं वो कैसे पूरे करे। एक औरत इस समाज में अपने मन की इच्छाएं कैसे पूरी करे। खाना पीना तो एक बहुत ही छोटी सी इच्छा है, वो भी उसकी पूरी नहीं होती। तो वो इस बहाने से, अपने ससुर उसके सिर आ गए तो वो अपनी खाने की इच्छा पूरा, और ऐसा नहीं कि वो थोड़ा खाती थी, कि थोड़ा सा, वो भरपेट खाती थी और खा करके बर्तन लुढ़का देती थी। मतलब बर्तन, उसको खा पी के बर्तन को फेंक के मारना। तो एक तरह से जो परिवार में आतंक हो गया, और आतंक के कारण ही उसे खाना मिलता था। अगर वो आतंक नहीं करती या सीधे से मांगती तो नहीं मिलता। तो मुझे लगता है जो इसमें जो मातृ देवियों की बात हो रही है, और बहुत तरह की मातृ देवियों की बात हुई है। एक तो स्थानीय देवियों की बात हुई है, दूसरी जो है वो हम ये कहेंगे कि सो कॉल्ड जो उच्च जाति की जो देवियां, और तीसरी जो है वो जीवित देवियां। तीन तरह की देवियां जो मैंने, और हैरानी की बात है, अगर आप गूगल पे सर्च मारो कि मातृ देवियां, तो आपको चैप्टर नहीं मिलेगा, लेकिन आप कुल देवी करोगे तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि कुल देवी जो है वो बड़ा एक निजी सी बात है कि हर परिवार की, हर खानदान की, हर वंश की एक कुल देवी होती है, आप सबकी होगी। और उसमें अगर गूगल सर्च मारोगे तो कहेंगे कि आप अपनी कुल देवी ढूंढिए, और ढूंढने वाले लोग भी हैं कि आपको बता भी देंगे पूर्व में जाके कि आपकी कौन सी कुल देवी है। तो वो कुल देवियां तक जानकारी मिलती है, लेकिन मातृ देवियों तक जानकारी नहीं मिलती। इसलिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है।